हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो कम्युनिटी बॉक्स में मेरे द्वारा पिछले 3 दिनों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूं। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सर जो आप क्वेश्चन कम्युनिटी बॉक्स में पूछते हैं उनकी वीडियो बना दीजिए। तो उसी के क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये जो सीरीज होगी हमारी, इसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि वैश्याकृति कार्य हेतु प्रसिद्ध नायक जाति की उत्पत्ति किस शासक के समय पर हुई थी। तो वैश्यावृत्ति कार्य हेतु प्रसिद्ध नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के शासनकाल में हुई थी। जब भारती चंद डोटी राज्य यानी कि नेपाल के साथ में 12 वर्षीय युद्ध चल रहा था, तो भारती चंद के सैनिकों के द्वारा वहां की स्थानीय महिलाओं के साथ में कुछ अवैध संबंध बनाए गए और उन्हीं अवैध संबंधों के बाद में जो उनकी संतानें उत्पन्न हुई, लड़कियों की बिना विवाह के जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हें नायक जाति के रूप में जाना जाने लगा, जो कि वैश्याकृति का कार्य करती थी। तो सही आंसर हो जाएगा भारती चंद। दूसरा हमारा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है कुटला, हल, माया या फिर करबाजा। माया या मोया कहते हैं इसे। तो इसमें से दोस्तों जो ये करबाजा या करबोजा होगा, ठीक है। करबोजा क्या है, एक कृषि उपकरण नहीं है। ये भूटिया जनजाति में जो ऊनी वस्त्र होता है या ऊनी थैला होता था, उसे करबोजा नाम से जाना जाता था। तो कौन सा कृषि उपकरण नहीं है, करबोजा नहीं है। जबकि कुटला दोस्तों, इसको कुटियल भी कहते हैं। कुटियल यानी कि आपने देखा होगा खेत में जो खेत को खोदते हैं, हाथ से गोड़ते हैं, तो उसमें कुटेला का प्रयोग किया जाता है। हल का प्रयोग आपको हल पता ही है कि दो बैलों के साथ में हल जोत के खेतों की जुताई की जाती है पहाड़ों में। और मोया का मतलब क्या होता है, जब आप हल लगाते हैं तो हल के बाद में आप लोगों की ज़मीन से मोटे मोटे, मतलब आप ज़मीन को हल लगा के जोतते हैं तो ज़मीन से मोटे मोटे अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि जिसे हम डेल कहते हैं पहाड़ी में, ठीक है। तो मोया लगाने के बाद में क्या होता है, जो घास वास होती है उसके ऊपर से खेत में जमी घास, तो मोया लगाने के बाद में क्या होता है, वो डेल भी टूट जाते हैं और घास को भी एक स्थान पे साइड में इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों कृषि उपकरण है, जबकि करबोजा क्या है, कृषि उपकरण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां स्थित हैं। भागीरथी, यमुना, अलकनंदा या पिंडर। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो सर्वाधिक हिमानियां भागीरथी नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित होंगी। भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गौमुख नामक स्थान से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गौमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो आप देखिए दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग ग्लेशियरों से मिलकर बने रहता है। करीबन करीब मुख्य रूप से इसके 3 सहायक ग्लेशियर हैं और एक्चुअलिटी में आप इसे देखेंगे तो ये 15 से 16 अन्य ग्लेशियरों से मिलकर बने रहता है। इसी कारण हम कहते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर का ही एक भाग है गौमुख नामक स्थान, जहां से हमारा भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां या ग्लेशियर स्थित है। तो भागीरथी नदी के उद्गम क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर में, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा रक्तवर्ण ग्लेशियर इसी का एक पार्ट है, बाकी कीर्ति ग्लेशियर भी इसी का एक पार्ट है। तो बहुत सारे ग्लेशियर से मिलकर बना रहता है। जबकि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, अलकनंदा नदी का उत्पन्न सतोबंत ग्लेशियर से होता है और पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमार राजवंश के ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राज्ञा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक कौन हैं। तो परमार राजवंश के ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राज्ञा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक है दोस्तों कौन, कवि देवराज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलाराम को परमार राजवंश के कितने राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो मौलाराम को दोस्तों परमार राजवंश के 4 राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। वैसे दोस्तों कार्यकाल वाइज ये 5 राजाओं के टाइम पीरियड पे आता था, लेकिन संरक्षण इसको 4 राजाओं ने ही दिया। 4 राजाओं में सबसे पहले राजा कौन थे, प्रदीप शाह, जिन्होंने इसको संरक्षण दिया। उसके बाद में दोस्तों प्रदीप शाह के बाद में ललित शाह के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया, फिर जयकीर्ति शाह के द्वारा संरक्षण दिया गया और उसके बाद में प्रद्युम्न शाह के द्वारा संरक्षण दिया गया। सुदर्शन शाह के द्वारा मौलाराम को संरक्षण नहीं दिया गया। सुदर्शन शाह के द्वारा चैतू और माणकू नामक चित्रकारों को संरक्षण दिया गया, क्योंकि सुदर्शन शाह मौलाराम से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मौलाराम ने गोरखों की काफी तारीफ की थी और गोरखा राजवंश को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भी उनकी मदद की थी। इसी कारण मौलाराम को सुदर्शन शाह के द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तो कितने राजाओं ने किया, 4 राजाओं ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देश की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक्स में हैट्रिक दर्ज की है, यानी कि देश की पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में लगातार 3 गोल एक ही मैच में किए हुए हैं। तो वो थी कौन दोस्तों, वंदना कटारिया। और इनका संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से संबंध है वंदना कटारिया। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है दोस्तों हॉकी से, और ये देश की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने ओलंपिक्स में हैट्रिक दर्ज की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और ये सभी क्या है, अन्य हमारी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमार राजवंश में किस राजा के शासनकाल को चित्रकारिता और साहित्य काल का स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है? तो परमार राजवंश में फतेहपति शाह के कार्यकाल को चित्रकारिता और साहित्य काल के स्वर्ण युग काल के रूप में जाना जाता है। किसके काल को? फतेहपति शाह के कार्यकाल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिहरी स्थित माधो सिंह भंडारी का मलेथा गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो टिहरी स्थित माधो सिंह भंडारी, जिन्हें भड़ भड़ भंडारी या पहाड़ का प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है, ठीक है, महिपति शाह के एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें आपको बताया होगा कि इन्होंने मलेथा के गुल का निर्माण किया था अपने पुत्र की बलि देकर, ठीक है। तो इसी कारण ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि टिहरी स्थित माधो सिंह भंडारी का मलेथा गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, पूछा गया दोस्तों। तो अलकनंदा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। नदी के तट पर पूछा गया तो कौन सी नदी होगी? अलकनंदा नदी होगी, ठीक है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी से पहाड़ को काटकर पानी मलेथा गांव में लाया गया था, तो वहां पे आपका आंसर होगा चंद्रभागा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है कि मलेथा गांव अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है और कौन सी नदी से यहाँ पे जल लाया गया था मलेथा गांव में पहाड़ को काटकर माधो सिंह भंडारी जी के द्वारा? तो चंद्रभागा नदी से जल लाया गया था। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, माधो सिंह भंडारी अपने घर गए, ठीक है। राजवंश में तो अच्छा खाना खाते थे। जब वो घर गए तो उनकी बीबी ने उनको रूखा सूखा खाना खिला दिया। तो उसको देख के माधो सिंह भंडारी को बड़ा गुस्सा आया। माधो सिंह भंडारी को गुस्सा आया तो माधो सिंह भंडारी ने कहा अपनी बीबी से, यार क्या है इसको खाऊंगा मैं, तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं सेनापति हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो उसकी बीबी ने क्या किया, सीधे उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गई और कहा देखो खेत कहाँ से होगा अनाज, हम क्या खाते हैं आपको क्या पता है, ऐसे वैसे अपनी व्यथा सुनाई। तो भाई माधो सिंह भंडारी को बड़ा गुस्सा आया वो सोच के। तो माधो सिंह भंडारी ने कहा कि अब वो यहाँ पे पानी लाकर ही रहेगा और उसी के बाद में माधो सिंह भंडारी के द्वारा पहाड़ काटकर चंद्रभागा नदी के द्वारा पानी लाया गया था। कहाँ पे? मलेथा गांव में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1491 में कुमाऊं के किस शासक द्वारा अजयपाल को युद्ध में पराजित कर अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुराया गया? तो कुमाऊं के शासक थे उस टाइम पे दोस्तों कौन? एक कैंतुरा नामक राजा हुआ करता था 1491 में। अब देखिए अजयपाल क्या करना चाहता था, 52 गढ़ों को जीतना चाहता था, लेकिन अजयपाल के पास में इतनी शक्ति नहीं थी। अजयपाल सोचता था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, महान राजा बनूंगा, लेकिन अजयपाल पहले के 2 युद्ध ही हार जाता है। पहला वो कैंतुरा राजा से हारता है, कैंतुरा राजा तो अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन तक चुरा के ले जाता है। उसके बाद में वो कीर्तिचंद से भी हार जाता है। कीर्तिचंद चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक होता है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और कैंतुरा राजा भी कुमाऊं का पहला ऐसा शासक होता है, मतलब कुमाऊं के और भी कई शासक रहे जिसने गढ़वाल के राजा को पराजित किया था, एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अजयपाल को युद्ध में पराजित किया था किसने? कैंतुरा राजा ने, और स्वर्ण सिंहासन भी चुराया था, ठीक है। कीर्तिचंद यहाँ पे आंसर दिया गया, लेकिन कीर्तिचंद दोस्तों गलत होगा क्योंकि कीर्तिचंद के द्वारा उसका स्वर्ण सिंहासन नहीं चुराया गया था। स्वर्ण सिंहासन कैंतुरा राजा चुरा के ले गया था। फिर कीर्तिचंद का आक्रमण होता है, फिर कीर्तिचंद भी अजयपाल को हरा देता है, लेकिन उसके बाद में अजयपाल सिद्धि प्राप्त करता है। परमार राज उसका 37वां राजा होता है, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के रूप में भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद में ये सिद्धि विद्धि प्राप्त करके क्या होता है, दोबारा से आक्रमण करता है, कैंतुरा राजा को हराता है, अपना स्वर्ण सिंहासन वापस लेता है और कीर्तिचंद को भी हरा देता है। तो यहीं से एक प्रश्न और आ जाता है कि चंद राजवंश पर या कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन? अजयपाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि परमार राजवंश में भात पकाने हेतु सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किस राजा के द्वारा की गई थी? तो परमार राजवंश में भात पकाने हेतु सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति दोस्तों अजयपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल ने की थी भात पकाने हेतु, जबकि महिपति शाह ने क्या किया था? रोटी सूची प्रथा जलाई थी, रोटी सूची प्रथा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। रोटी सूची प्रथा में क्या था कि रोटी को शुद्ध माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आज भी पहाड़ों में, कुमाऊं में, गढ़वालों में जो आपके दादाजी दादी जी लोग होंगे वो आपके हाथ का भात नहीं खाते होंगे, या कहते होंगे धोती पहन के भात पका, इस टाइप से, ठीक है। या आपकी मम्मी भी जब भात पकाती होगी तो एक सिंपल साड़ी में नॉर्मली धोती में भात पकाते होंगे, ठीक है। तो वही था भात पकाने, क्योंकि पहले खाने को ऐसा होता था कि बिल्कुल तुम्हें खाना पकाने से पहले नहाना है, धोना है, सब कुछ अपना काम करना है, ठीक है, एक सिंगल कपड़े में खाना बनाना है। तो यही था आपका सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भात पकाने के लिए की गई थी, ठीक है। और रोटी वोटी बनाने के लिए भी सरोला ब्राह्मण होते थे। लेकिन उसके बाद में महिपति शाह के समय पे जब हमारा चीन के साथ में युद्ध होता, दापा युद्ध होता, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि परमार राजवंश की सेना क्या होती है, क्षतिग्रस्त होने लगी थी। यानी कि उतने ठंडे में भाई खाना कौन बनाएगा एक कपड़े में, तो उसके जो सरोला ब्राह्मण थे उनकी मृत्यु होने लग गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे एक रोटी सूची प्रथा चलाई गई, ठीक है। रोटी सूची प्रथा में क्या था कि रोटी को शुद्ध माना जाएगा, यानी कि रोटी को आप पूरे कपड़े पहन के बना सकते हो और सभी लोग उसको खाएंगे तो वो शुद्ध माना जाएगा। तो 2 प्रश्न है, सरोला ब्राह्मणों की सबसे पहले नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने की थी। सरोला ब्राह्मणों में अजयपाल ने कुछ ही ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। उसके बाद महिपति शाह के द्वारा सरोला ब्राह्मणों में कुछ अन्य ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया जाता है। और रोटी सूची प्रथा क्या थी? रोटी सूची प्रथा एक ऐसी प्रथा थी इसमें रोटी को शुद्ध माना जाएगा, यानी कि रोटी को पकाने के लिए सरोला ब्राह्मण जरूरी नहीं है या उनके कपड़े खोलने जरूरी नहीं है, वो कपड़े पहन के भी बना सकते हैं। तो रोटी सूची प्रथा महिपति शाह ने चलाई थी। अगला प्रश्न है
तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे हमारे जो मैंने अभी तक आपसे पूछे हैं। 13-14 प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। बाकी आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और मैंने यूट्यूब पे आपके करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, उत्तराखंड में कौन क्या और जुलाई माह के करंट अफेयर्स, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस को भी आप जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कम्युनिटी बॉक्स में पूछता हूँ उसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ। बाकी मैं आपसे एक ऐसे ही शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर भी बता दिया करूंगा, और ये शॉर्ट वीडियो हमारा रिवीजन वीडियो रहेगा जिसमें हम इस प्रकार के प्रश्नों को लगातार करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।